Hi everyone. So in this video we are going to start chapter number 7 particulate nature of matter. मैटर के बारे में डिटेल से जानेंगे. ये चैप्टर नंबर 7 आपकी क्लास 8 साइंस की टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी का है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बाकी के जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है लास्ट में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में. वहां पर क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं. चलिए तो प्रॉब एंड पॉन्डर्स कुछ क्वेश्चन है जो आपके मन में आने चाहिए, जैसे व्हाई इज इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन्स और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर. ऐसा क्यों आसान है कि पत्थर को तो हम एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं लेकिन पानी को या लिक्विड चीजों को नहीं रख सकते. व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड्स बट लूज दैट शेप व्हेन रिलीज. जब आप हाथ को फोल्ड करते हो तो उस शेप में तो आ जाता है वाटर, आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब हैंड ओपन करते हो तो पानी सारा गिर जाता है. वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते. लेकिन हाउ डज इट एड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून. लेकिन जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं उसके अंदर हवा जाती है तो बलून का वेट कैसे बढ़ जाता है. इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. क्या जो हवा आज हम सांस ले रहे हैं वो सेम हवा है जो हजारों साल पहले हुआ करती थी. तो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे स्टोन के ऊपर हम स्टोन रख सकते हैं लिक्विड के ऊपर नहीं, ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्टोन का एक फिक्स्ड शेप होता है ना. तो हार्ड शेप है, सॉलिड शेप है, जिसकी वजह से वो हम कर सकते हैं. लेकिन वाटर या लिक्विड जो है उसका एक प्रॉपर शेप नहीं है, वो तो फ्लो होता है, तो उसको हम कैसे पाइल अप कर सकते हैं, राइट. ऐसे ही सेकंड है कि जब हम हाथ फोल्ड करते हैं तब तो हम पानी को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता. जब हम फोल्डेड हैंड्स रखते हैं तो उसमें हम पानी को आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम हैंड ओपन करते हैं तो पानी बह जाता है. हवा हम देख नहीं सकते लेकिन बलून क्यों इन्फ्लेटेड दिखता है, क्योंकि हवा जो होता है उसका मास होता है. मास क्या होता है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है. कोई भी चीज कितने कण या हम बोलते हैं एटम से मिलकर बनी है उसे हम मास बोलते हैं. चाहे ये हवा इतनी दूर में है तो भी इतने ही कण हैं जितने डॉट्स हैं, और अगर हवा इतनी दूर में है और इतने ही कण हैं तो मतलब इसका जो वजन होगा वो सेम होगा, कितने कणों से कोई चीज मिलकर बनी है. ठीक है, तो उसे हम मास कहते हैं. तो क्योंकि एयर में मास है इसीलिए जब बलून में फिल करते हैं तो हमें उसका वेट फील होता है. क्या वो हवा सेम है जो हम हजारों साल पहले लिया करते थे या हवा भी चेंज होती है. नहीं, हवा जो हम ले रहे हैं वो रिसाइकल होती रहती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, राइट. सो इन चीजों से हवा जो है रिसाइकल होती रहती है. तो यस, एयर इज कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड इन नेचर थ्रू प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. और यहाँ पर ये कि आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बताइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए. तो जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड डू नॉट. अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है इसलिए हम पाइल अप कर सकते हैं स्टोन्स वगैरह को. तो ऐसा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन हो गया. या गिव वन एग्जांपल टू शो द एयर हैज वेट. कैसे पता चले कि हवा के अंदर वेट है, राइट. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए. नाउ लेट अस जस्ट सी द चैप्टर. सो यू माइट हैव कलेक्टेड पेबल्स. आपने कभी कभी कंकड़ पत्थर या स्टोन्स वगैरह जो है जमा किए होंगे फ्रॉम द सैंड व्हाइल प्लेइंग एट ऑन द रिवर बैंक और अ बीच. अगर नदी के किनारे हो या समुद्र के किनारे कभी आप गए हो तो आपने कंकड़ पत्थर वहां से इकट्ठे किए होंगे खेलते वक्त. वेयर डू दीज पेबल्स, स्टोन्स एंड सैंड कम फ्रॉम. ये सारी चीजें कहां से आती हैं. ऐसे ही इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू एरोजन. एरोजन हमने प्रोसेस पढ़ा था कि जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है बारिश के कारण, अगर बारिश आती है तो मिट्टी अपनी ये जो ऊपरी सतह है वो बारिश के पानी के साथ बह जाती है. तो ऐसे ही जो रॉक वगैरह है, पत्थर है, उसकी भी ऊपरी सतह है बहुत सारे कारणों से. अभी जैसे बारिश मैंने एक एग्जांपल बताया तो इरोड होती है, ऊपरी सतह खत्म होती जाती है, उसे कहते हैं इरोजन. एक समय ऐसा आता है ये पत्थर जो है गोल ना रहते हुए ऐसा होता है या टूटता है, इसके कण अलग अलग होने लग जाते हैं. क्यों, तो अगर हम नदी की बात करें, माउंटेन एरिया की बात करें तो पहाड़ी एरिया जो होता है वहां से नदी जो है से ऊपर से बहती है, तो जिसके कारण रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द एरोडेड रॉक. अब ये जो पत्थर जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर छोटे पार्ट्स में टूट गया था तो नदी यहाँ से बहेगी तो नदी क्या करेगी, उन पत्थर के कणों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, राइट. तो वही लिखा है कि नदी अपने साथ इन रीजन्स में कैरी करती है ये जो एरोडेड रॉक है, ये जो पत्थर के छोटे छोटे कण है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है. As the rivers flow, they continue to break down the rocks further into pebbles, stones, sands and transport large quantity of them to the plain area. अब यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ से नदी बह रही है, अपने साथ ही बड़े बड़े पत्थरों को बहा कर ले जा रही है. लेकिन जब ये बड़े पत्थर रास्ते में फ्लो हो रहे हैं तो ये और ज्यादा घर्षण से एक दूसरे से टकरा कर, या रिवर बेड है नदी की जो सतह है उससे टकराकर और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लग जाते हैं. और ऐसे नदी अपने साथ बहाते बहाते ले जाती है. और जहां प्लेन एरिया आता है
ये तो पहाड़ी एरिया हो गया, यहां से जब प्लेन एरिया आता है तो वहां पर ले जाके वो पत्थरों को डिपोजिट कर देती है, राइट। तो वही यहाँ दिया गया है, द बिगर रॉक, जो बड़े रॉक्स है इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स, ये जो बड़े बड़े पत्थर मैंने आपको बताया ये टूट जाते हैं और फाइनर ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे एकदम कण में टूटने लगते हैं एक दूसरे से टकराकर, या नदी का जो रिवर बेड बोलते हैं उस पर घर्षण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नाउ आगे दिया हुआ है फाइन ग्रेन्स में टूटते हैं या फिर यहां हम देखते हैं सैंड बन जाते हैं, क्ले बन जाते हैं। इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक और कैन दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले बी ब्रोकन डाउन फर्दर, लेट अस फाइंड आउट। क्या ये जो मैं बोल रही हूँ कि बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे छोटे कणों में बन गए, या ग्रेन्स में मतलब ये दाने बन गए, या सैंड जैसा बन गया है ना, रेत के कण बन गए, ये जो रेत का एक छोटा सा कण है क्या इसको हम और तोड़ सकते हैं? हाँ, इसको यहां तो दिख रहा है कि तोड़ सकते हैं, लेकिन रियल में क्या उस कण को और ज्यादा हम तोड़ सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं? तो वही यहां पर बताया गया है, ठीक है। सबसे छोटा कण जब उसके बाद हम और ना तोड़ पाए तो उसे सबसे छोटा वाला जो कण होता है उसके बारे में यहां डिटेल में बताया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है, कंपोज मतलब किन चीजों से मैटर बना है। सो लेट अस एक्सप्लोर, एक एक्टिविटी दी गई है, आपको एक चौक लेना है, उसको दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ देना है। कंटिन्यू ब्रेकिंग द चौक टिल इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। अब उसको इतना छोटा छोटा पार्ट में कर दो कि हाथ से और तोड़ना आपको मुश्किल लगे, उसके बाद ना तोड़ पाओ आप। उसके बाद ये वाला इमेज है कि इसको चौक को जो आपने टुकड़े किए हैं यूजिंग मोर्टर एंड पेस्टल, आपको पीस लेना है इसको सिलबट्टे की मदद से। देन जो फाइन पाउडर है चौक का ये वाला, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से इस तरीके से देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको वैसे तो देखने में पाउडर लग रहा होगा, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे इस तरीके से कण आपको देखने को मिलेंगे। सो ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व स्टिल अ स्पेक ऑफ चॉक। आप देखोगे कि हमें लग रहा था पाउडर हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं पीस सकते, नहीं तोड़ सकते, लेकिन अभी भी इसमें एक छोटा सा कण, ऐसे बहुत सारे कण हैं जो चॉक के टुकड़े अभी भी हमें दिख रहे हैं, राइट। नाउ आगे देखते हैं, इज एवरी स्पेक ऑफ दिस फाइन चॉक पाउडर स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो ये जो टुकड़ा हो गया, ये सबसे छोटा वाला एक टुकड़ा ले लो, तो क्या ये अभी भी उन्हीं चीजों से मिलकर बना है जिनसे कि पूरा चौक जो बड़ा वाला था वो बना हुआ था? जैसे अगर मैं इस चौक की बात करूं तो क्या अभी भी ये जो एक छोटा सा कण है उन्हीं चीजों से मिलकर बना है जो इस बड़े चौक में था? और हैज इट चेंज इनटू समथिंग एल्स और ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग, लेकिन या फिर हमने जो इसको पीसा या तोड़ा तो उसमें इसके जो कॉम्पोजिशन है, जिन चीजों से मिलकर ये चौक बना था, तो क्या वो चेंज हो गया है तोड़ने और पीसने के कारण? वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो रिकॉल क्यूरियोसिटी चैप्टर ग्रेड 7 चैप्टर नंबर चेंजेस अराउंड अस। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा था। सो इज ग्राइंडिंग चॉक अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? हम चॉक को ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, तो क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, कुछ नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, राइट। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल मतलब वो देखने में आपको अलग लग रहा है लेकिन अभी भी वो सेम है, तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। जैसे कि वाटर से आपने आइस बनाया, आइस को फिर वेपर में कन्वर्ट किया और फिर से उसको पानी बनाया, तो ये इसमें पानी के जो मास है, जिन चीजों से मिलकर पानी बना है वो सेम है, वही कभी पिघल रहा है, वही कभी जम रहा है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? नई चीज बन जाती है। जैसे आटे से आपने रोटी बना दी, तो रोटी अलग चीज है और आटा अलग चीज है, ठीक है। सो यू लर्न दैट चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस ऑन ग्राइंडिंग। तो हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि चॉक को हमने पाउडर में कन्वर्ट किया तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं हुआ है, सब्सटेंस सेम ही रहेगा। सो इट इज अ फिजिकल चेंज इन विच ओनली साइज ऑफ ईच स्पेक ऑफ चॉक हैज रिड्यूस फर्दर। इसमें क्या हुआ है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ साइज छोटा हो गया है ना, साइज रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होना मतलब कम होना, ये लिखा हुआ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये फिजिकल चेंज है। नाउ आगे देखते हैं, chalk powder can be broken further into smaller particles by further grinding। अब वो जो छोटे छोटे कण आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने को मिल रहे हैं उसको हम और ज्यादा बारीक कर सकते हैं ग्राइंड करके। लेट अस इमेजिन दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग कंटिन्यूज। अब सोचो इसको हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ग्राइंड करते जा रहे हैं। इवेंचुअली वी वुड रीच अ स्टेज वेयर chalk particles कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। एक ना एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वो इतना छोटा एक कण बन जाएगा जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। सो टाइनी यूनिट्स ऑफ
obtained at this stage are the basic building blocks that chalk was made up of. तो यही एक छोटा सा कण जिससे अब और नहीं तोड़ सकते, वही एक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है. बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसी से मिलकर पूरा चौक जो है वो बना हुआ था. ओके, दिस मीन्स दैट वन होल पीस ऑफ चौक was made up of a large number of smaller units. बहुत सारी smaller units, large number में हमने smaller units लेके और फिर हमने एक चौक बनाया था. ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है. तो ये जो यूनिट है ना, सबसे छोटी यूनिट, इसे हम कहते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स ऑफ चॉक्स. इसमें चॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज द बेसिक यूनिट दैट मेक अप ऑफ अ लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं. इससे नीचे और कोई यूनिट नहीं होती जिनसे मिलकर बड़ा सब्सटेंस बनता है. जस्ट लाइक चॉक, ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक. दीज are also made up of a large number of their constituent particles. मतलब एक रॉक था, एक पत्थर था, उसको टूटते टूटते वो मान लो मिट्टी जैसा आपको दिख रहा है. तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? नहीं. मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे कण छुपे हुए हैं. तो वो सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है. तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर मिट्टी बनी है, ऐसे ही बहुत सारे कणों से मिलकर पत्थर बना है. लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. Recall the dissolution of sugar into warm water to form a solution. हमने देखा था चीनी को अगर हम पानी में मान लो घोल देते हैं, ठीक है, वाटर है, उसमें हमने चीनी को घोल दिया. What happens to sugar when it dissolve in water? जब चीनी जो है वो पानी में हम मिला देते हैं, तो क्या आप चीनी देख पाते हैं क्या अलग से? नहीं दिखता हमको, है ना. तो ये एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करेंगे. Now this girl is here saying, Are the units of chalks obtained in this manner considered the smallest unit of chalk? Yes, यही हमने पढ़ा. constituent particles इनको कहते हैं. आप इनको हाईलाइट भी करते चलिएगा, है ना बेटा. मैं कलर चेंज कर देती हूँ. यहाँ पर constituent particles बोलते हैं, सबसे छोटी जो बेसिक यूनिट होती है उसको. अब एक्टिविटी देख लेते हैं. फिल अ ग्लास टम्बलर विद ड्रिंकिंग वाटर. एक ग्लास में आपको पानी ले लेना है, 2 चम्मच उसमें चीनी डाल देनी है. उसको आपको डू नॉट स्टिर द वाटर, उसको मिलाना नहीं है, घोलना नहीं है. टेस्ट अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास. जब आप चीनी मिलाएंगे नहीं और ऊपर से चम्मच से 1 चम्मच पानी निकाल के अगर पियोगे तो क्या वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा. लेकिन जब आप उसको मिला दोगे और चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, अगेन टेस्ट करो 1 चम्मच लेकर टॉप लेयर से, तो आपको फिर मीठा लगेगा. तो क्या डिफरेंस है टेस्ट में? डज इट टेस्ट स्वीट? यस. सिंस द टॉप लेयर ऑफ वाटर टेस्ट स्वीट आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. अब जब हमने चीनी को मिलाया तब तो ऊपर की लेयर से हमने 1 चम्मच लिया तो हमें मीठा लग रहा है, लेकिन जब नहीं मिलाया था तो मीठा नहीं था. तो इसका मतलब मिलाने के बाद चीनी के कण पूरे पानी में फैल गए हैं, है ना, मिल गए हैं. डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन? लेकिन पानी तो अभी भी प्लेन आपको दिख रहा है. जब नहीं मिला था तो नीचे तो चीनी के पार्टिकल्स दिख भी रहे थे, लेकिन घोलने के बाद तो बिल्कुल भी चीनी हमें उसमें नहीं दिख रही है ना, पूरा अच्छे से उसमें घुल गया है. शुगर पार्टिकल्स कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंस्ड बाय टेस्ट. तो चीनी हमें उसमें दिख नहीं रही है, लेकिन हम टेस्ट के थ्रू सेंस कर सकते हैं कि पानी के अंदर चीनी मिला हुआ है. Now, when sugar dissolves in water, it breaks up into its constituent particles which cannot be broken down further. जब चीनी डिसॉल्व होती है पानी के अंदर तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तक टूट जाती है. मतलब इतने छोटे कणों में टूट जाती है कि आप उसको फर्दर और ज्यादा नहीं तोड़ सकते. सो हर एक चीनी का दाना मिलियंस सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है. इतनी छोटी एक चीनी के दाने के अंदर भी हमें हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सारे टूट जाते हैं और इतने छोटे पार्ट में आ जाता है वो कि अब और हम उसको नहीं तोड़ सकते. इसीलिए चीनी को हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं. राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं. Activity 7.1 and 2 support the idea that matter is composed of large number of extremely small particles. तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन इवन थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. छोटा जो नॉर्मल एक माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे भी हम नहीं देख सकते, वो इतने छोटे कण होते हैं. बट वेयर डिड द शुगर गो? लेकिन वो चीनी आखिर गई कहां? सो द टाइनी particles separate and occupy the available space between the water particles. देखो पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी है, तो पानी के कण है. अब पानी के कणों के बीच में जो स्पेस है वो हमें दिख नहीं रहे नेकेड आई से. जो स्पेस है वो चीनी आखिर घुलकर गई कहां? तो चीनी के जो छोटे कण थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो इन स्पेस में घुल गए, इसीलिए हमें दिख नहीं रहे. राइट, दी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस. इसको क्या बोलते हैं? दो पार्टिकल्स के बीच में
दो पानी के पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब दो पार्टिकल्स के इंटर बीच में ये स्पेस होता है जिसमें शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं। ओके, नाउ दिस गर्ल इज सेइंग chalk and sugar can both be broken down into their constituent particles, but how the constituent particles held together to form the solid pieces we see? लेकिन ये इतने छोटे कण जो हमने देखे चीनी के या चौक के, है ना, ये तो हम देख रहे हैं कि इतने छोटे कणों में हमने एक बड़ा सा चौक लिया और उसको तोड़ दिया, लेकिन ये इतने छोटे छोटे कणों से हमने ये बनाया कैसे आखिर, है ना? तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। चौक के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे या चौक के या चीनी के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे होते हैं, वैसे हमें नहीं दिखते, लेकिन ये पार्टिकल इतनी टाइटली एक दूसरे से अटैच होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है इनके बीच में कि ये क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक बड़ा चौक हम बना पाते हैं। ठीक है, सॉलिड पीस में हम देख पाते हैं, चाहे वो चीनी हो चाहे वो चौक हो, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे अलग अलग स्टेट्स बनते हैं मैटर के? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटर पार्टिकल स्ट्रक्चर है, ये जो पार्टिकल है इनके बीच में, इंटर पार्टिकल मतलब बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा होता है कि ये हेल्ड टुगेदर मतलब साथ में जुड़े हुए होते हैं। राइट, सो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं जिस फोर्स के थ्रू ये सारे पार्टिकल्स जुड़े हैं एक दूसरे से? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। अब ये स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है इस अट्रैक्शन की, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना ज्यादा फोर्स है, यही डिपेंड करता है, यही बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, और उनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं कितना डिस्टेंस होगा। इवन इन स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीजेस द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली। अगर थोड़ा सा भी इन पार्टिकल्स के बीच में गैप है, थोड़ा सा मतलब मान लो इतना भी गैप है, तो ये बहुत ज्यादा उस फोर्स को इंपैक्ट करता है, फोर्स कम और ज्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस कितना, कैसा उसका शेप होगा, कैसे उसके फीचर्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, ये जो इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन है वो कैसा है और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज है। ठीक है, यही आगे बताने वाले हैं। आवर साइंटिफिक हेरिटेज यहां दिया है, डू यू नो दैट साइंस एंशिएंट टाइम्स people have been thinking about how far things could be broken down and what is matter made up of। पहले के समय में लोग सोचते थे कि आखिर कोई भी चीज को हम कितना छोटा तोड़ सकते हैं, और ये आखिर वो जो चीज है जिसे मैटर बोल रहे हो किस चीज से बनी हुई है, मेड अप ऑफ किस चीज की बनी हुई है। आचार्य कणद, एन एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु, एटम। इन्होंने सबसे पहली बार, आचार्य कणद जो थे, इन्होंने बात की परमाणु की, जिसे कहते हैं एटम। ठीक है, सबसे पहले ही बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी अनडिवाइजिबल इटर्नल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। उनके हिसाब से, डॉक्टर आचार्य कणद के हिसाब से, हर एक जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? टाइनी, इतने छोटे, इनडिवाइजिबल, जिसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया परमाणु। दिस आइडिया वाज रिटन इन हिज वर्क कॉल्ड वैशेषिका सूत्रस। उनकी जो किताब है वैशेषिका सूत्र, उसमें ये हमें पढ़ने को मिलता है कि हर एक मैटर, उन्होंने कहा, छोटे से एक कण से बना है जिसे और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहां लिखा हुआ है इनडिवाइजिबल होता है वो, और उसी को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये उनकी किताब का नाम है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। Let us explore how these attraction vary in different states। अब ये जो अट्रैक्शन हमने कहा कि दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो किस स्टेट में, तीन स्टेट्स होते हैं, तो किस स्टेट में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, किस स्पेस में, किस स्टेट में कितना कम होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है सॉलिड स्टेट। हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। तो सबसे पहले सॉलिड में जानते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे स्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, आयरन नेल हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, की है, या पीस ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया, इसके अंदर पार्टिकल्स कितने अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट। आपने इस तरीके के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं, उनका शेप और साइज आपको देखना है। ट्राई हैमरिंग देम, उनको हैमर करो, मतलब उस पर हथौड़ी से आप मारो। इन विच ऑफ द अबव 6
ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर? आपको क्या लगता है किसके, ये जो आप 6 चीजें देख रहे हो, किसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक है या ज्यादा अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के? सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है? सॉलिड हैं और इनका एक डेफिनेट शेप है। सॉलिड्स के यहाँ पे आप फीचर्स पढ़ोगे, सॉलिड की सबसे पहली क्वालिटी हमने क्या पढ़ी कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप, फिक्स्ड शेप है एंड टाइटली पैक एंड आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी भी सॉलिड में अगर आप देख लो, है ना, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इस पे आप हैमर से प्रहार करोगे, इस पे हैमरिंग करोगे तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स्ड पोजिशन। इनका शेप चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड पोजिशन में रहेगा और ये फ्री मूव नहीं करेंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन ओनली मूव to and fro about their position, vibrate और oscillate, but cannot move past each other। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं इसमें पार्टिकल्स कि थोड़ा भी स्पेस नहीं होता। अगर आप हैमर कर रहे हो तो वाइब्रेट जरूर होगा लेकिन ये हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं अपनी जगह से इधर चला गया या इधर चला गया, है ना। जैसे ये पार्टिकल है तो ऐसे मूव नहीं होगा, ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होता रहेगा, ठीक है, वही बताया गया है। नाउ इन द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दीज पार्टिकल्स अपार्ट? ये जो सॉलिड में जो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, क्या इनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, दूर दूर कर सकते हैं? तो वो आगे समझाया गया है, चलिए देखते हैं। सो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन दीज वाइब्रेशंस बिकम सो विगरस दैट द पार्टिकल्स स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन। द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकेंड एंड सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड मेल्टिंग point of the solid। very important concept, please listen it very carefully। जो solid होता है, हम कह रहे हैं, ये देखो इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें पार्टिकल्स ऐसे पैक होते हैं, तो क्या ये ऐसे ही पैक रहेंगे? हमने बोला हैमरिंग करने पर इसके पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे, इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा रहे, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट, वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन क्या ये ऐसे ही रह सकता है? इसको हम दूर दूर कर सकते हैं किसी तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है When solids are heated, जब इसको गर्म करते हैं किसी भी सॉलिड को तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वाइब्रेशन होने लगती है। विग्रसली मतलब बहुत तेज वाइब्रेशन होती है। ये देखो यहाँ पर वाइब्रेशन का वो आपको दिखाया हुआ है साइन, है ना। तो इस तरीके से वाइब्रेशन होने लगते हैं और इनके बीच में स्पेस बढ़ने लग जाता है। तो स्पेस बढ़ने के कारण जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, जिसके कारण ये एक दूसरे से अटैच्ड थे, वो फोर्स क्या होने लगता है? कम होने लगता है, वीकेन होने लग जाता है। और इसके कारण, ये स्पेस बढ़ने के कारण, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और दूर होने के कारण लिक्विड बनने लगता है। जैसे गोल्ड आप देखते हो या लोहा आप देखते हो ना, लोहे को पिघलाया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तब तो आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं, लोहे को मेल्ट करते हैं, तो इस तरीके से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो लोहा मेल्ट कैसे होता है? जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है। मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड को किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट किया है वो आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। सो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में भी हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं द मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर रह गई, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं समझाया आपको। ये मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई भी सॉलिड जब अपना शेप चेंज करने लगे, लिक्विड में आ जाए, तो किस टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया तब जाके वो लिक्विड में आया, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कि उस पोजीशन पे, उस टेम्परेचर पे जाके जो सॉलिड था वो चेंज हो गया लिक्विड में, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। सो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वही चीज जो मैंने बताई, वो सबसे कम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल गया एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस समय जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था, जितना टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जनरली इन अ लिक्विड स्टेट particles are somewhat farther away from each other as compared to those in solid state. Ice is an exception. Its particles are farther apart than those in water. देखो, जब भी कोई लिक्विड की आप बात करोगे, यहां पर भी हमने देखा ये वाला स्टेट, लिक्विड में देखो पार्टिकल दूर दूर है
है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में यहाँ आप देख सकते हो पार्टिकल्स बहुत पास पास है ना, एज कंपेयर टू लिक्विड। लेकिन हर सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। वाटर जो होता है उसमें एक अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आप देखते होंगे कि आइस क्यूब, ये तो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देखो तो क्या इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे? नहीं, वाटर में एक एक्सेप्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, इसमें हम एक एनॉमलस बिहेवियर होता है वाटर का कि आइस में पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, नाउ सम सॉलिड हैव वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। देखो, हमने कहा कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप गर्म करोगे तभी जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, यहां दिया है कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके बीच का ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कम है। ठीक है, जिसके कारण उसको हम बहुत जल्दी मेल्ट कर सकते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर गर्म करोगे और मेल्ट होने लग जाएगा। वाइल अदर हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करोगे तब जाके मेल्ट होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर शोन इन टेबल 7.1। इसमें आप देख सकते हो जैसे बर्फ सॉलिड है, ठीक है, लेकिन इसको आप जैसे ही आग पर रखोगे तुरंत 0 डिग्री पे मेल्ट होने लग जाएगा, थोड़ा सा ही गर्म होता है और मेल्ट होने लग जाता है। यूरिया को 133 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। आयरन नेल, लोहे की जो कील है, जल्दी मेल्ट नहीं होगा, इतना टेम्परेचर चाहिए एक कील को पिघलने के लिए, 1538 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस गर्ल इज सेइंग सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाट अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस? तो हमने सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी। एक तो इनका डेफिनेट शेप होता है, ये याद रख लेना, डेफिनेट शेप होता है। सेकेंड हमने पढ़ा इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड एरिया ये कवर करते हैं। ऐसे ही अब लिक्विड और गैस का पढ़ते हैं। और क्या क्या आपने सॉलिड में जाना कि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। टेक 3 क्लीन ड्राई कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स। 3 कंटेनर लिए, यहाँ पर एक बॉटल है, ग्लास है और जग है। A, B, C नाम दे दिया है। 200 ml लेवल इन ईच कंटेनर यूजिंग अ मार्कर और बाय पेस्टिंग अ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर। 200 ml की मार्किंग कर दो, जैसे ये ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मार्क कर दिया कि यहाँ तक 200 ml है। फिल कंटेनर A विद वाटर अप टू द मार्क लेवल। अब जहां तक ये लेवल आपने मार्क किया वहां तक पानी तीनों में भर दीजिए। नाउ आगे क्या लिखा है? केयरफुली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम वन कंटेनर A टू कंटेनर B विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। अब आप एक का पानी दूसरे में डालकर देखो, 200 ml आपने नाप लिया, जैसे यहाँ पर 200 ml हमने ग्लास में पानी भरा। अब इसी को जग में डाल के देखो, बॉटल में डाल के देखो, ध्यान से करना है, पानी गिरे नहीं। नाउ what we can see, now transfer the same water from container B to C carefully and observe the shape and its level again। अब सेम पानी को आप अलग अलग बर्तन में रखो तो आप क्या देखोगे? You will notice that water takes the shape of container into which it is poured। अगर आप उसको कटोरी में रखोगे तो कटोरी का शेप ले लेता है पानी, ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप, जग में रखोगे तो जग का शेप, है ना। सो वी कैन से दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड, सॉलिड में हमने क्या देखा था? फिक्स शेप होता है, तो लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। एंड टेक शेप ऑफ कंटेनर दे आर कैप्ट इन, जिसमें रखोगे उसी का शेप आ जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की तरह से पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए वो फ्लो करते हैं। सो इन ऑल द 3 कंटेनर्स वाटर लेवल रिमेन्स एट 200 ml। तीनों ही में 200 ml पानी होगा एंड नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इज ऑब्जर्व्ड। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। हेंस वी कैन से दैट लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब 200 ml पानी सभी बर्तनों में 200 ml ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो सेम है लेकिन शेप सेम नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेट वॉल्यूम है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। हाउएवर इफ अ कंटेनर इज नॉट क्लीन, अगर बर्तन साफ नहीं है तो सम वाटर मे स्टिक टू इट्स वॉल। तो कुछ ग्लास के किनारे पर पानी लग गया, कॉजिंग द वाटर लेवल इन द नेक्स्ट कंटेनर टू बी स्लाइटली लेस देन 200 ml आफ्टर पोरिंग। तो हो सकता है कुछ पानी उसमें चिपक के रह गया और पूरा पानी दूसरे बर्तन में जब हमने डाला तो नहीं गया, जिसके कारण हो सकता है 200 ml से कुछ कम पानी नेक्स्ट बर्तन में जाए, लेकिन पानी का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सो यहाँ एक एक्टिविटी जो हमने अभी देखी, इट शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस।
जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक लिमिट स्पेस में, आप जिस बर्तन में डाल रहे हो उसी का शेप लेते हैं, ठीक है, और फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। देयरफॉर वी कैन इन्फर द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। ये एक्टिविटी से हमें पता चला। नाउ लेट अस नाउ कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड के अगर हम पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, कैसे वो दोनों से अटैच होते हैं सारे पार्टिकल्स आपस में, उसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं। टेक सम वाटर इन अ शैलो वेसल, इस तरीके की परात या थाली लेनी है, उसमें पानी लेना है। ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। अब इसमें आप ऐसे फिंगर को डिप करिए। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर? क्या आप पानी में अपनी फिंगर्स को ऐसे डिप कर सकते हैं, डाल सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। You can move your finger through water without breaking or cutting it permanently, which cannot be done in case of solid. Solid एक पत्थर लो, क्या इसके अंदर आप अपनी फिंगर को डिप कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने लिक्विड लिया है, ग्लास में पानी लिया है, उसमें अगर हम फिंगर डिप कर रहे हैं अपनी, तो हम आसानी से कर सकते हैं। पानी ना तो कट रहा है ना टूट रहा है। When you try this, you are temporarily displacing water. जब आप ऐसा करते हो तो पानी को डिस्प्लेस कर रहे हो, उसकी जगह से पानी को हटा रहे हो। फिंगर हम अंदर डिप कर रहे हैं तो उस एरिया का पानी क्या हो रहा है, या तो इधर जा रहा है या इधर मूव हो रहा है, राइट? तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस करना। As soon as you remove your finger, the position of water is restored. जैसे ही आप अपने फिंगर वापस से बाहर निकालोगे ग्लास से, पानी फिर से अपनी जगह ले लेगा। तो वी कैन से दैट इन लिक्विड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। तो हम इस लाइन से क्या कह सकते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है कि जैसे ही आप फिंगर हटा रहे हैं फिर से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास में जुड़ जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ग्लास है, मैंने फिंगर डिप करी और यहाँ पे जो स्पेस बना था फिंगर की वजह से वो मैं फिंगर हटा लूं तो भी यहाँ पर पानी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे और फिंगर हटने के बाद फिर से पानी वहां पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर कॉल्ड टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बॉयल होने लग जाता है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न इनटू वेपर, वो टेम्परेचर जब पानी गर्म होते होते, लिक्विड तो था ही लेकिन गर्म होते होते अब भाप बनने लग गया है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देखो सॉलिड जब मेल्ट होकर लिक्विड में बनने लग जाए तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसे हम कहते हैं, अभी हमने सॉलिड के केस में पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब यहां दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, जब लिक्विड, ये लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट होने लग जाए, तो जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। Now, the movement of particles becomes so vigorous that they move apart from each other, resulting in decrease in the interparticle forces of attraction. अब पतीले में पानी चढ़ा हुआ है, आप इसको बॉईल कर रहे हो, है ना, गर्म कर रहे हो, तो इसके जो पार्टिकल्स थे अब वो इतनी ज्यादा वाइब्रेट होंगे कि इनके बीच का जो फोर्स है वो और कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स और दूर दूर जाने लगेंगे। इसको मैं एक बार ऐसे समझाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे इसके बीच में जो पार्टिकल्स थे, मान लो पहले नीचे ऐसे पार्टिकल्स है ना, ये इतना वाइब्रेट होंगे कि ये दूर दूर जाने लगेंगे और इनके बीच का जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो कम होने लगेगा। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और द गैसियस स्टेट। वो इतने ज्यादा वाइब्रेट होंगे, इतना ज्यादा डिस्टेंस आएगा इनमें कि वो फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनका वो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एस्केप होकर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, वही यहां दिया गया है। नाउ दिस बॉय इज सेइंग I have seen this that spilled water disappears after some time and it happens at any temperature. ये बच्चा कह रहा है कि पानी जो है स्पिल्ड हो जाता है, मतलब कहीं गिर जाता है, तो आप देखोगे कि वहां पे पानी पड़ा नहीं रहता है, वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, खत्म हो जाता है, चाहे आप उसको गर्म करो या नहीं करो, तो भाप बन जाता है। ये कैसे होता है उसके बारे में यहाँ आगे दिया है, चलिए रीड करते हैं। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट
फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज वेरी फास्ट। जब आप पानी को गर्म कर रहे हो तब तो पानी बहुत जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा। एंड अकर्स नॉट ओनली एट द सर्फेस बट ऑल्सो विद इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर भी हो रहा है। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड। ऐसा नहीं है कि ये जो पतीले में पानी है ये भाप ऊपर ही जाके बन रहा है, जो यहाँ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं पानी के अंदर, देखते हो बुलबुले जैसे दिखते हैं आपको बर्तन के अंदर भी, तो वो भी क्या हो रहा है, एयर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। सो हाउएवर वेपर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि जो भाप बनने का प्रोसेस है ये सिर्फ आप पानी को गर्म करोगे तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर टेम्परेचर पे होता है, इवन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी होता है, दो स्लोली एंड ओनली एट द सर्फेस, लेकिन धीरे धीरे होता है। दिस स्लोअर प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जैसे कपड़े हम धो के सुखाते हैं तो धूप होती है तो गर्मी के कारण जल्दी कपड़े सूखते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि धूप नहीं है तो कपड़े नहीं सूखेंगे। आप घर में भी डालोगे तो कपड़े सूखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। क्यों, धीरे धीरे पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लास। ये सब इवेपोरेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। नाउ थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट। दिस गर्ल इज सेइंग डू गैसेस आल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या गैसेस का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है? तो चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे। Let us investigate. Safety first, यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। टेक 2 ट्रांसपेरेंट गैस जार्स और ग्लास टम्बलर्स एंड मार्क देम A and B। दो आपको A और B ग्लास जार लेने, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, दिखाएंगे। क्रिएट सम स्मोक बाय बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। आपको अगरबत्ती जला के थोड़ा सा धुआं करना है, और जो होल्ड द गैस जार A अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। जो धुआं है उसके ऊपर आपको ग्लास को रखना है, A वाले को, और गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड। टर्न इट ओवर एंड कवर इट विद ग्लास प्लेट। Hold another gas jar B upside down and gently place it over the glass plate covering the gas jar A। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे एक ग्लास जार लेना है, गैस जार, और उसमें इंसेंस यानी अगरबत्ती को जला के धुआं आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद इसके ऊपर ग्लास की एक प्लेट रख देनी है। ठीक है, रिमूव द ग्लास प्लेट स्लोली एंड इंश्योर दैट बोथ गैस जार्स आर क्लोज इनफ एंड देयर इज नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप। अब एक के ऊपर दूसरा गैस जार रख दो और ये ग्लास की प्लेट को रिमूव कर दो। ठीक है, उल्टा करके ऊपर वाले को रख दो। अब आपको क्या देखना है, ये जो ग्लास की प्लेट आपने हटाई, जिससे आपने ए को पहले कवर किया था, ये वाले को, इसके ऊपर दूसरा वाला गैस जार आपने रख दिया और इस कांच को हटा दिया जिससे ए को कवर कर रखा था। तो आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड द गैस जार बी। इसमें जो ए में जो स्मोक था, धुआं था, वो अब बी में स्प्रेड होने लगेगा। ठीक है, इतना ही धुआं इसमें स्प्रेड होने लगेगा। द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस इन गैस जार बी, और पूरे बी को ये कवर कर लेगा। क्लियर है यहां तक? मतलब गैस जो है ए वाले में जो था वो पूरा बी में भी फैल जाएगा। सो ये इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेटिंग दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस। गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, जितना स्पेस उसको मिलेगा वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरे स्पेस में फैल जाएगा। लिक्विड का एक हमने देखा था कि जिस बर्तन में डालोगे उतना ही फैलेगा, है ना। दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। जिस बर्तन में वो रहेंगे उसी का शेप लेते हैं, लेकिन गैसेस का ऐसा नहीं है। इतनी सी गैस को आप पूरे रूम में छोड़ दो तो पूरा रूम फैल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी पूरे रूम में नहीं फैलेगा, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट। सो ये क्या पता चलता है इससे हमें, ये आप देख सकते हो, प्लेसिंग गैस जार बी, रिमूविंग ग्लास प्लेट, स्प्रेडिंग द वॉल्यूम। दिस इलस्ट्रेट दैट पार्टिकल्स इन गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ्री होते हैं, इनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं पार्टिकल्स। इसीलिए गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस के ना फिक्स्ड शेप होते हैं ना वॉल्यूम होता है। ओके, इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। ये जो स्मोक है, धुआं है, इस एक्टिविटी में हमने गैस दिखाने के लिए कि गैस इस तरीके से बिहेव करती है इसलिए यूज किया है। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन एयर आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय इनविजिबल पार्टिकल ऑफ गैसेस एंड देयर मूवमेंट हेल्प्स अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। जो स्मोक है, धुआं है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एयर से हिट होते हैं, जिसकी वजह से इनविजिबल पार्टिकल जो गैसेस के हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जो धुआं हम ए में देख रहे हैं, जार में देख रहे हैं, वो गैस नहीं है, धुआं गैस नहीं है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो जो मूव हो रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं कि गैसेस कैसे मूव करती हैं। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग आयोडीन वेपर इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक। आप आयोडीन वेपर से भी आप ये कर सकते हो, अगरबत्ती
को बिना जलाए भी। ओके, नाउ कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आयोडीन वेपर कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड गैस जार फॉर सम टाइम एज शोन इन फिगर 7.8। कुछ आयोडीन को आप ऐसे गैस जार में रख दीजिए, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स्ड शेप। सो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन दोनों का हमने क्या पढ़ा, ये फ्लो करते हैं और अपने शेप में फिक्स नहीं रहते हैं। दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सॉलिड्स, इसीलिए लिक्विड और गैसेस जो है वो सॉलिड से अलग होते हैं और उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब कि जो बह रहे हो, जिसका फिक्स्ड एक शेप ना हो। ठीक है, आयोडीन वेपर आप देख सकते हो कैसे यहां पर था, ऊपर से खाली जार रखा, अब ये पूरे में फैल गया। ठीक है, तो गैसेस क्या है, मूव करते हैं फ्रीली, और लिक्विड भी। नाउ हाउ डज इंटर पार्टिकल स्पेस डिफर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हमने पढ़े या स्पेस जो हमने पढ़ा, वो कैसे अलग अलग होते हैं। व्हाट रोल डज इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट। सो ये परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, इसके थ्रू जानेंगे। ओके, सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। एक सिरिंज लेना है जिसमें निडल ना हो, इस तरीके से सिरिंज विदाउट अ निडल। पुट द प्लंजर ऑफ द syringe outward in a fully extended position. Place your thumb over the open end of the syringe to prevent the air present inside the syringe from escaping. Push the plunger slowly and steadily inward. इस तरीके से इंजेक्शन को आपको पुश करना है आगे की तरफ, है ना। पुलिंग द प्लंजर, इसको बाहर पहले हमने खींचा, फिर इस तरीके से उसको पुश करना है ना। इससे क्या देख रहे हैं, और एक जो अपना अंगूठा है या आगे की तरफ, इसको स्पेस को दबा के रखना है ताकि जो इसके अंदर एयर है वो आगे बाहर आउट ना हो, ना निकले। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू डू दिस, यू विल नोटिस दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेस, कि वॉल्यूम जो है एयर की उस सिरिंज के अंदर वो डिक्रीज हो रही है। व्हाट कैन बी से अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस इन द सिरिंज, तो इससे हमें गैस का कौन सा बिहेवियर पता चला, व्हेन you compress the air by pushing the plunger, the particles are forced to come closer। जैसे इतना ये सिरिंज था, एक सेकेंड, ये सिरिंज है, जितने एयर पार्टिकल्स इस पूरे में थे, अब हम इसको दबा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स अब इतनी सी दूर में सीमित हो रहे हैं ना, तो यहां पर फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। ये शो करता है दैट गैस पार्टिकल्स, ये शो करता है, दिस शोज दैट गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम इन देयर नेचुरल स्टेट एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर इतनी बड़ी कोई चीज है उसमें, या बलून का एग्जांपल ले लो, एक बलून है तो उसमें एयर है, हमने फिल कर दी, उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, जब बलून लूज हो जाता है तो आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो बलून को हम दबा पाते हैं, है ना। क्यों दबा पाते हैं, क्योंकि इनके जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, दबाने पर वो छोटा हम उसको बना सकते हैं, है ना। तो इस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो हम उसका जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। वही कहा है कि गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई करें तो स्पेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उस बड़े बलून को हम छोटा बना सकते हैं। इफ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर द गैस पार्टिकल स्प्रेड एंड प्लंजर मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप प्लंजर को छोड़ दो, मतलब ये जो दबा रहे हो ना, इसको आप दबाना छोड़ दो तो क्या होगा, एयर खुद से वापस आ जाएगी और फिर से आपका जो ये प्लंजर है, ये जो जिसे आप दबा रहे थे सिरिंज में, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ओके, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। पानी के साथ भी आप करो और ऑब्जर्व करो। यू वुड ऑब्जर्व दैट वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। पानी अगर आपने सिरिंज में भरा और सिरिंज को आगे से बंद कर दिया, तब आप प्रेस करो, नहीं कर पाओगे। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड। तो लिक्विड के लिए अगर जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसमें अभी गैस थी, अभी हमने कुछ भी फिल नहीं किया था सिरिंज में, है ना। अगर आप इसमें पानी भर दो, जैसे पिचकारी होती है उस तरीके से, अगर आप इसमें पानी भर दो, फिर आप दबाने की कोशिश करो, अगर आगे अंगूठा नहीं लगाया तब तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर आगे अंगूठा दबा के रखा है तो आप बहुत कम दबा पाओगे। गैस में बहुत ज्यादा हम दबा पा रहे थे, खाली सिरिंज को ज्यादा दबा पा रहे थे एज कंपेयर टू लिक्विड। इससे ये पता चलता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है एज कंपेयर टू गैसेस। ओके, एक और एक्टिविटी दी गई है जानने के लिए कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस होता है। लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ ग्लास वेसल, फिल इट अबाउट हाफ विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब हमें एक इस तरीके से ग्लास टम्बलर्स लेने हैं,
ठीक है, उसमें हमें वाटर का लेवल मार्क कर देना है, ये यहाँ पे जो दिया गया है। नाउ 2 चम्मच इसमें चीनी मिलानी है आपको। मार्क द न्यू वाटर लेवल, 2 चम्मच, पहले यहाँ पर ये डॉट डॉट वाली लाइन है, यहाँ तक पानी था, अब 2 चम्मच चीनी मिलाई तो मान लो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये बी वाले में आप देख रहे हो। स्टिर द वाटर विद अ ग्लास रॉड टू डिसॉल्व द शुगर, अब आप पानी में ऐसे स्टिर करो ग्लास रॉड से, कांच के उससे मिलाओ इसको, और अब देखो कि चीनी उसमें घुल गई है। प्रिडिक्ट करो whether the water level will increase or decrease with respect to mark B। अब B के कंपैरिजन में पानी का लेवल और बढ़ेगा या घटेगा मिलाने के बाद, चीनी के घुलने के बाद। ये तो हमने चीनी डाला तो जो लेवल है वो B तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन अब जब हमने चीनी को, ये चीनी के पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, अब चीनी घुलने के बाद आप बताओ कि ये जो स्पेस है ये ऊपर जाएगा या पहले वाला जो था हमारा ये वाला ए वाला वहीं तक रहेगा, या जो बी है वो वहीं तक रहेगा। सो मार्क दिस वाटर लेवल अगेन एज सी। तो यहां पर आप देखोगे कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर, चीनी जो है पानी में घुल गई है, और इसके बाद आपको क्या चेंजेस दिखेंगे, व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन वाटर लेवल, यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। चीनी घुलने के बाद पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा शुरू में, लेकिन आफ्टर डिसोल्यूशन इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट, और उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर में जो ड्रॉ कर रही हूं वहां बी है, तो पहले तो आपको लगेगा सी ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में फिर वो थोड़ा सा बी से नीचे आ जाएगा। सिंस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर, जो सोल्यूशन बनता है, जो सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट इसमें, इस केस में क्या है, पानी, वाटर, और सोल्यूट क्या है इस केस में, शुगर। तो इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो सॉल्यूशन जो बनता है उसका वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू इसका, और इसका अलग से जोड़ोगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो इसीलिए सी जो है नीचे आया है। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस ऑक्यूपाई दीज स्पेसेस। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ये सब छोड़ दो, आप नीचे क्यों आया, आपके हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए था ना चीनी के घुलने के बाद, क्योंकि देखो जब हमने चीनी डाली, इसको हम ऐसे समझाती हूं मैं आपको, बाद में रीड करेंगे आगे का। देखो पानी था नॉर्मल ग्लास में, उसमें हमने चीनी ऐड किया, तो जब हम पानी के अंदर कुछ डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा, है ना, तो इसमें गया भी। अब हम कह रहे हैं चीनी को घोल दो, तो चीनी को घुलने के बाद तो पानी और ऊपर जाना चाहिए था ना, क्योंकि चीनी अब घुल गई है तो और ज्यादा स्पेस लेगी, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि चीनी का घुलने के बाद पानी लेवल नीचे ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, पानी के जो पार्टिकल्स थे, अभी हमने पहले भी मैंने बताया था, उनके बीच में भी कुछ स्पेस है, तो कुछ चीनी के पार्टिकल्स तो इन स्पेसेस में चले गए। शुरू में तो आपको लग रहा होगा कि जब चीनी घुली तो पानी ऊपर आ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो स्पेस थे पानी के पार्टिकल्स के बीच में, चीनी उसमें चली गई, और जो थोड़ा सा बचा हुआ था पार्टिकल स्पेसेस कवर करने के बाद वो ऊपर आया। इसीलिए पानी का जो लेवल होगा वो अब चीनी घुलने के बाद ए से तो ऊपर आएगा, क्योंकि ए क्या था, बिना चीनी के डाले हुए, है ना, ये वाला पहले वाले उसमें का ग्लास में का। फिर बी क्या था, बी था चीनी जब हमने यहाँ ऐड किया, लेकिन सी क्या होगा, इससे नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि चीनी घुलने के बाद जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो कुछ स्पेस तो चीनी के पार्टिकल्स ने वो वाला घेर लिया, और जो बचा हुआ था वो ए से थोड़ा ऊपर चला गया। आई होप इट इज क्लियर, है ना। यहाँ पर इसमें आपको समझाया गया है, जैसे ये पूरा आप ले लो, मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर दिया गया है शुगर पार्टिकल्स का। जैसे ये जो येलो आपको दिख रहे हैं शुगर पार्टिकल्स है, और ब्लू वाले क्या है, वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, चीनी ने पहले ये भी घेरा होगा, तब वो जो बच गए वो ऊपर चले गए होंगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा लेवल ऊपर गया होगा, पूरा नहीं जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है विद सम अदर सॉल्युबल सॉलिड्स सच एज कॉमन सॉल्ट और ग्लूकोज, एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक सैंड एंड स्टोन पीसेस। आपको अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करनी है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस, इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सैंड पार्टिकल्स रिजॉल्व होंगे, नहीं होंगे, है ना। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड व्हाई, आप जब पानी में सैंड को मिलाओगे, रेत को मिलाओगे तो नहीं घुलता है ना, और वेसल में क्या पानी का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, तो वो सारी चीजें, तो ये सब आगे बता रखा है। जैसे गर्ल कह रही है शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड, चीनी ले लो या रेत ले लो, दोनों सॉलिड है, लेकिन शुगर डिसॉल्व हो जाती है पानी में, घुल जाती है, लेकिन रेत तो मिलती ही नहीं है पानी में, है ना। तो आगे देखते हैं इसको कैसे समझाया गया है।
Yes, sand is a solid that does not dissolve in water. रेत के जो कण होते हैं वो solid होते हैं और वो पानी में नहीं घुलते हैं. When added to water, sand particles settle down and occupy some space in container. जैसे ये ग्लास है, इसमें हमने रेत डाला, तो अब ये रेत क्या करेगी, इसकी स्पेस ले लेगी, है ना, एक स्पेस घेर लिया इसने, इसीलिए पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा. अगर ये घुल जाता तब तो ये जो स्पेस है पानी के बीच में उसमें चला जाता ये, है ना, तो थोड़ा कम बढ़ता. लेकिन क्योंकि ये घुल नहीं रहा है, नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, तो थोड़ा इसने स्पेस ले लिया, तो पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, पानी अब ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड? तो सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा होता है? यू लर्नड अर्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर. सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल्स जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उनके बीच में लिक्विड जैसे कोई सामान नहीं फिक्स हो सकता. सो दीज particles do not move from one place to another and closely packed. ये closely pack होते हैं, एक दूसरे से अलग मूव नहीं करते हैं. However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in figure 7.12a. इस तरीके से थोड़े थोड़े स्पेस अभी भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना. ये मैं किस कलर से बनाऊं, येलो से बना देती हूँ. ये देखो, थोड़ा थोड़ा पैक होने के बाद भी सॉलिड में भी थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा है. यू माइट हैव अज्यूम दैट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर. ये जो छोटे छोटे स्पेस हैं, हम इससे समझते हैं कि इनमें एयर फिल है, ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस. दे कंटेनिंग नथिंग एट ऑल. इनके बीच में एयर नहीं है. ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है तो एयर होगी, नहीं, कुछ भी नहीं होता है. सो ये 7.12 समराइजेस द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. यही दिखाया गया कि सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. जो छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं इनमें एयर फिल नहीं है, कुछ भी नहीं होता वहां पर. लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा है, और गैस में आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा स्पेस इसमें दिख रहा है. ओके, नाउ यहां दिया हुआ है a step further. So often we use the term particles in different concepts. हम particle जो word है इसको अलग अलग context में use करते हैं. The meaning of this term changes with context. इसका अलग अलग meaning अलग अलग context में होता है. जैसे for example, while talking about air pollution, अगर हम air pollution की बात करें तो बोलते हैं the term suspended particulate matter SPM is used. इसे हम क्या बोलते हैं पार्टिकल को? SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. जैसे अभी आप न्यूज में सुन रहे हो दिल्ली में पोल्यूशन है या वहां की एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? SPM बहुत ज्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज्यादा है. द टर्म रेफर्स टू द टाइनी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू डस्ट पार्टिकल. तो ये जो SPM है ये वो पार्टिकल नहीं है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ये वो पार्टिकल नहीं है जिससे मिलकर कोई चीज बनी हुई है, बल्कि ये तो एयर में हैंग हो रही है. हम बोल सकते हैं हवा में एक तरीके से सस्पेंडेड है, ठीक है. हवा के जो कण है, हवा जो है उससे ये अलग है, हवा इससे नहीं बनी हुई है. इसी कारण पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है. जैसे धूप आप देखते हो, खिड़की से आ रही है कहीं से, तो धूप में आप देखोगे छोटे छोटे कण ऐसे उड़ते हुए आपको दिखते हैं, है ना, वही क्या है? पार्टिकुलेट मैटर्स है. इनफैक्ट इवन दीज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये इतने छोटे छोटे जो कण मैं कह रही हूँ धूप में या हवा में उड़ रहे हैं इधर से उधर, इतने छोटे जो आपको ऐसे दिखते भी नहीं है ना, वो भी उसके अंदर भी लाखों मिलियन के संख्या में, मतलब ऐसा नहीं, बहुत बड़े नंबर्स में उसमें भी एटम होते हैं. मतलब ये एक छोटा सा कण भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इसके अंदर भी मिलियंस आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे. एटम्स और मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से समझाया गया है. ओके, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. नाउ हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब अलग अलग जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसमें पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तीनों में समझेंगे. एक्सपेरिमेंट दिया गया है, सेफ्टी का ध्यान रखना है. पोटेशियम परमैंगनेट जो हम यूज कर रहे हैं उसको टच नहीं करना है अपने हाथों से. स्पून या स्पैचुला यूज करना है. ओके, सो टेक अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर एंड पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. आपको एक ग्लास टम्बलर में ऐड करना है पानी में. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं. यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये एक ग्लास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट हमने ऐड कर दिया. सो आप देखोगे कलर पूरे में फैल गया. इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रीक ऑफ पिंक कलर. शुरू में आपको इस तरीके से कुछ पतली लाइनें जैसा आपको देखने को मिलेगा, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन. ये जो छोटा सा नीचे पर्टिकुलेट हमने रखा है पोटेशियम परमैंगनेट, इससे एक लाइन जैसी आपको फ्लो होते हुए दिखेगी विद पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन थोड़े समय बाद पूरा जो पानी
पानी है वो पिंक कलर का हो जाएगा, है ना। डू यू नो व्हाई दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपन बिकॉज वाटर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स शेप मत एक जगह फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हमने देखा था ना, उनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा बहुत, तो मूव करते रहते हैं। अब जब वो मूव हो रहे हैं तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने ऐड किया है, तो वो जो पार्टिकल्स वाटर के मूव हो रहे हैं अपने साथ साथ इसके कलर को भी लेकर मूव हो रहे हैं, है ना। इस कारण पूरा पानी कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हमने तो इसमें एक सॉलिड कुछ रखा है ना, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा रखा है यहाँ पर। ये घुला कैसे, है ना। तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो हिल रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले तो वो इस पे मूवमेंट दिखाकर इसको घोल देंगे, बिल्कुल लूज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और फिर अपने साथ साथ लेकर इसको पूरे पानी का जो भी वॉल्यूम है उसमें चलेंगे, उसमें फैल जाएंगे, है ना। सो पोटेशियम परमैंगनेट को उसके ग्रेन से अलग करेंगे, उसके बाद लेटर दे हिट दिस पार्टिकल सो दैट दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। इन द केस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली दैट द वाटर पार्टिकल्स आर अनेबल टू पुल दिस आउट। तो ये हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने स्ट्रांगली होल्ड होते हैं कि वाटर पार्टिकल्स उनको मूव नहीं कर सकते। सच सब्सटेंसेस लाइक सैंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पोटेशियम परमैंगनेट तो वाटर ने मूव कर दिया, इसको तोड़ दिया, डिसॉल्व कर दिया, लेकिन अगर वही हम सैंड रखते हैं, रेत के कण डालते हैं, तो सैंड के कण आपस में इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, सैंड का जो इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि पानी के जो कण है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको तोड़ नहीं पाते पोटेशियम परमैंगनेट की तरह, इसीलिए रेत जो है पानी में नहीं घुलती है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ट्राई इट योरसेल्फ। खुद से आपको देखना है। टेक 3 क्लीन ग्लास टम्बलर्स, 3 ग्लास लीजिए। पोर हॉट वाटर इन वन ऑफ देम। एक में गर्म पानी आपको रखना है, हॉट, दूसरे में रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल पानी, और तीसरे में आइस कोल्ड, बहुत ठंडा पानी आपको रखना है। उसके बाद कुछ बूंद आप पोटेशियम परमैंगनेट की इसमें ड्रॉप कर दीजिए। केयरफुली उसको देखिए, कंपेयर करिए, क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो वाटर पार्टिकल्स जो गर्म पानी में वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। हमने देखा था ना, जब टेम्परेचर हम गर्म करने लगते हैं तो पार्टिकल्स बहुत तेज वाइब्रेट होते हैं और मूव करते हैं। रूम टेम्परेचर पे कंपेयर टू वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में और भी स्लो मूव करते हैं जब ठंडा पानी होता है। एज अ रिजल्ट पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा गर्म पानी में बहुत तेजी से फैल जाएगा, और जो रूम टेम्परेचर पे पानी है उस पे नॉर्मल स्पीड से, और ठंडे पानी में बहुत धीरे धीरे वो कलर फैलेगा। हेंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड। तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ता है। ओके, ट्राई टू डिपिक्ट इट बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी डिपिक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, हाउ कैन वी डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। गैस पार्टिकल्स तो हमें दिखते ही नहीं है, तो इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि वो मूव कैसे करते हैं, कैसे नहीं। एक एक्टिविटी दी गई है, फिर से अगरबत्ती की एक स्टिक को आप जला दीजिए, जलाकर एक कॉर्नर में रूम के रख दीजिए। थोड़ी देर आप वेट करिए, आप देखेंगे कि उसकी खुशबू जो होती है अगरबत्ती की बहुत दूर, या खाना आपके किचन में बन रहा होता है, आप रूम में पढ़ रहे हैं या थोड़ी दूर है किचन से, फिर भी आपको स्मेल आने लगती है, फिर भी आपको अच्छी सी खुशबू आने लगती है ना। ये कैसे होता है? क्योंकि हवा हमारे चारों तरफ है। किचन में जो खाना बन रहा है उससे जो धुआं निकल रहा है या जो भी सुगंध है वो हवा के साथ साथ जहां पर आप बैठे हैं वहां पर मूवमेंट हो रही है ना। तो एयर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, तभी तो खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। ऐसी अगरबत्ती आप एक जगह पर जलाएंगे और दूसरी जगह पर भी आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है। सो व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज बर्न्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इनिशियली द फ्रेग्रेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक। शुरू में तो आपको सिर्फ उसके आसपास ही खुशबू आएगी, लेकिन शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द रूम। लेकिन थोड़ी देर बाद पूरे रूम में उसकी खुशबू आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रेग्रेंस को स्प्रेड कर देते हैं, फिलिंग द एंटायर रूम। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये हमें ये दिखाते हैं कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। एयर पार्टिकल हिट द पार्टिकल ऑफ फ्रेग्रेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। तो इसके जो पार्टिकल्स है इससे हवा के पार्टिकल्स टकराते हैं और उसको अपने साथ मूव करते करते पूरे रूम में फैला देते हैं। ओके, नाउ दिस बॉय इज सेइंग, ओह नाउ आई नो व्हाई
एंड हाउ द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम रीचेज अस। इसी तरीके से जो परफ्यूम वगैरह आप लगाते हो उसकी भी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। ओके, कैन यू शेयर अ फ्यू अदर रियल लाइफ सिचुएशंस व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स? यस, मैंने अभी आपको बताया खाना जो होता है उसकी खुशबू जो हमें आती है, सुगंध आती है ना। नाउ, एवर हर्ड ऑफ पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेनी एवरीडे प्रोसेसेस। पर्टिकुलेट मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली के काम में। अगर हम बात करें, जैसे जब हम कपड़े धोते हैं, stained with oil using soap, numerous soap particles surrounded the oil particle on the fabric. One end of the soap particle attached to the oil and other mixes with water, thus helping lift the oil off and wash it away. जैसे कपड़े पे अगर तेल गिर जाए, अब उस पे आपने सर्फ डाला है ना, या सोप से आप रगड़ रहे हैं, तो सर्फ एक तरफ से और जो पानी है वो एक तरफ से घुलता है, तो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस तेल के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, और जब आप उस पर पानी डालते हो या ब्रश से रगड़ते हो तो वो पानी के साथ निकलकर कपड़ा जो है हमारा साफ हो जाता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ सोप हेल्प इन क्लीनिंग। तो इसी तरीके से जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो कपड़े को साफ करने में मदद करते हैं। नाउ, जो भी अभी तक हमने सीखा, बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर, we can say that matter is made up of small particles. इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मैटर होता है, कोई भी चीज है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्ट्रेंथ कैसी है अट्रैक्टिव फोर्सेस की पार्टिकल्स के बीच में, ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, और इसी से डिपेंड करता है देयर थर्मल या हीट एनर्जी जो होती है। दस इट इज थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स दैट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ओके, कि कैसा स्टेट ऑफ मैटर रहने वाला है। तो सॉलिड में जो थर्मल एनर्जी है पार्टिकल की वो लो होती है, और इसीलिए क्लोज एक दूसरे के रहते हैं, और एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा एक हम अट्रैक्टिव फोर्स देख सकते हैं। दिस रेस्ट्रिक्ट्स देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन। तो इनकी जो मूवमेंट है वो दूर दूर नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, तो सॉलिड में ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होंगे, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन का आपको साइन भी दिया हुआ है। At melting point, the thermal energy is used to overcome attractive forces between particles. और जब melting point आता है तो जो attractive force है वो कम होने लगते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टेज होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं अपने फिक्स पोजीशन से। सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ने लगता है, अट्रैक्शन जो होता है फोर्स का वो कम होने लगता है, और पार्टिकल्स एक दूर दूर मूव करने लगते हैं। दो स्टिल विद इन अ लिमिट स्पेस, लेकिन अभी भी स्पेस उसकी लिमिटेड है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्पेस लिमिटेड है। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम। ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और फ्रीली हर डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर्स इन हायर ग्रेड्स। ये जो पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बने हैं, इनके बारे में आप अगली क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेट अस रैप अप, हम इसको यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है। पार्टिकल नेचर ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इस डायग्राम में आपको ये बना के दिया हुआ है ना। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हमने देखा स्पेस जो होता है इंटर पार्टिकल, इनके बीच में स्पेस बहुत मिनिमम होता है। इसमें हमने देखा सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, इसमें मैक्सिमम होता है गैस में, है ना। देन पैकिंग जो होती है पार्टिकल की, बहुत क्लोजली ये पैक होते हैं एक दूसरे के, इसमें थोड़ा सा लूजली पैक रहते हैं देन सॉलिड, और इसमें पार्टिकल्स जो है बिल्कुल फ्री रहते हैं, एक दूसरे के टच में तो रहते ही नहीं है। नाउ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है सॉलिड में मैक्सिमम होता है, गैस में सबसे कम होता है, और लिक्विड में वीकर रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ मूवमेंट जो है सिर्फ वाइब्रेशन होती है सॉलिड में, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस में पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करते हैं, और गैस में फ्रीली अवेलेबल स्पेस में मूव करते हैं। ओके, तो ये आप कंपेरिजन के थ्रू समझ सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ इसका स्नैपशॉट्स देख लेते हैं जो समरी दिया है बुक में, और लास्ट पार्ट इसका मैं बनाऊंगी, तो उसमें हम इस चैप्टर का जो समरी है, एग्जाम नोट्स वगैरह है, और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैटर जो है कंपोज्ड होता है किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। ये जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड इन लिक्विड, और गैस में सबसे वीकेस्ट होता है। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है और साइज होता है, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, और मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, फ्री मूवमेंट नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं पार्टिकल्स के उनके बीच में। नाउ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लिक्विड में स्लाइटली वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव हो सकते हैं पर्टिकुलर स्पेस में, जिसकी वजह से लिटिल मोर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो होती है। देयरफॉर लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप।
और वहीं गैस की बात करें तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कंप्लीटली फ्रीली मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरी जगह तक जाने के लिए, और मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस हमें देखने को मिलता है। देयरफॉर गैसेस have no fixed shape and no fixed volume. Okay, so with this we are done with the chapter. Now keep the curiosity alive. ये questions हैं, ये हम लास्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। उस पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे बुक के, और एग्जाम बेस्ड समरी, रिविजन नोट्स और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.